अच्छा, लिंक रॉन्ग है क्या? एक सेकंड। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। क्या प्रॉब्लम आ रही है? जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने कैसे ज्वाइन किया है? क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन करने में। कोड वाली लिंक से मैम हो गया था। प्रीवियस लिंक, ओके। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शिवम। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अरे बच्चों का ना वो ज्वाइन नहीं हो रहे, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, तो उस लिंक का थोड़ा सा चेक कर रहे थे। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं भाई। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। हाँ जा उबड़ा। हम्म, ठीक है। कल क्लास कहाँ पे छोड़ी थी हम लोगों ने? कुछ ये इस वाले क्वेश्चन पे ना। हाँ, इस क्वेश्चन पे क्लास छोड़ी थी। ये वाला क्वेश्चन जरा अटेम्प्ट करो। कैसे करोगे अटेम्प्ट? कैसे ट्राई किया है?
आइडिया है? देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास आइस है 1 ग्राम, नहीं ये कौन सा 1 ग्राम स्टीम फाइनल टेम्परेचर, ये तो शायद हमने कल कर लिया था फाइनल टेम्परेचर वाला, तो ये वाला कर लिया था ना, ये वाला रह गया था। इसमें आइस भी है और हमारे पास हाँ वाटर भी है, ये वाला करना है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, मतलब मान लो मेरे पास 5 ग्राम आइस है जिसका टेम्परेचर इतना डिग्री है -10, और वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम। अब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी, तो मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आएगा उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, और उसमें अमाउंट ऑफ आइस और अमाउंट ऑफ वाटर क्या रहेगा, वो चीज कैलकुलेट करो। तो देखो इतना तो मालूम है कि अगर मुझे देखो सॉल्व करने का क्या सोचना है, देखो आइस से अगर मुझे वाटर बनाना है, सुनो, आइस से अगर वाटर में चेंज करना है तो हीट क्या करेगी, आइस एब्जॉर्ब करेगी, राइट। और Yes. और मेरे पास दूसरा ऑप्शन है वाटर, या तो ऑप्शन है वाटर को आइस बना दूं, तो वाटर को आइस बनेगा तो हीट लॉस होगा, राइट। तो यानी हीट लॉस, सबसे पहले मुझे यही निकालना पड़ेगा कि जो जो हमारे पास वाटर है, जब वो हीट लॉस करेगा अपना 20 डिग्री सेल्सियस से हीट को लॉस करेगा आइस बनने पर, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लॉस करेगा, वही जो एनर्जी लॉस होगी वही कौन गेन करेगा, आइस, उसी एनर्जी को आइस गेन करेगी। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो कि हमारे पास आइस है एट -10 डिग्री सेल्सियस, क्या इसको किस में कन्वर्ट करेंगे पहले बताओ, आइस पहले किस में कन्वर्ट होगी, आइस एट 0 डिग्री, राइट, है ना। भाई पहले आइस 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हुई, उसके बाद आइस किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में, है ना। वाटर कितने डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये प्रोसेस होगा। दूसरा प्रोसेस क्या है कि मेरे पास जो ये वाटर है जो खुद कितने डिग्री पर है, 20 डिग्री सेल्सियस पर है ये वाटर, ठीक है। अगर ये वाटर मान लो ये ही वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए तो ये कितना अमाउंट लॉस करेगा, यही कुछ होगा ना, कितना अमाउंट लॉस करेगा। तो मुझे ये निकालो कि कितना अमाउंट जो है हीट लॉस होगा। चलो हीट लॉस निकालो, 5 ग्राम ऑफ H2O, कितना हीट लॉस होगा, देखो हीट लॉस निकालना जरूरी है क्योंकि गेन हमें पता है, गेन आइस गेन करेगी, तो पहले ये तो निकालो कि हम लॉस कितनी करवा पा रहे हैं, वो तो गेन कितना भी कर सकती है, लॉस कितना है, तो हीट लॉस निकालो पहले। तो वाटर कितना लॉस करेगा बताओ, 20 से कौन सी हीट लगानी है, 20 से 0 डिग्री सेल्सियस जाने पर, कौन सी हीट लगाऊं, स्पेसिफिक, लेटेंट, कौन सी, स्पेसिफिक। ठीक है हम स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे ना, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आया है सिर्फ, तो स्पेसिफिक हीट, तो कितना स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q लॉस इक्वल्स टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टी, ये फॉर्मूला होता है। वाटर का मास कितना है हमारे पास, 10 ग्राम, ठीक है। पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी है हमारे पास, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1, ठीक है। टेम्परेचर का चेंज कितना है, देखो 20 डिग्री से 0 डिग्री चला गया, यानी डेल्टी कितना आया 20, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस कर रहा है, देखो 200। 200 कैलोरीज, है ना। तो मतलब मेरे पास जो हीट लॉस हुआ है वो 200 कैलोरी है, मतलब जो आइस है वो सिर्फ इसी हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है, उससे ज्यादा हीट तो कहीं आएगी नहीं, भाई पूरा सिस्टम है। तो सबसे पहले हम हीट लॉस निकाल लेंगे कि हीट लॉस कितना हुआ है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि आइस को कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। देखो प्रोसेस तो यही है ना आइस का, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखें तो प्रोसेस तो यही है, अगर हीट बच गई 0 डिग्री सेल्सियस के बाद भी तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। अगर हीट बच गई, देखो जैसे कैसे, इसका हीट निकालो, इसे कितनी हीट चाहिए,
10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस जाने पर बोलो कौन सा हीट चाहिए, स्पेसिफिक या लेटेंट? स्पेसिफिक मैम। हाँ तो 10 बताओ से स्पेसिफिक कितना कितना चाहिए? मैम 50 चाहिए होगा। 50? कैसे भाई? 5 ग्राम आइस थी ना। हाँ आइस का वो कितना होता है स्पेसिफिक हीट? मैम वाटर का ही जोड़ दिया, सॉरी मैम। आइस का स्पेसिफिक हीट देखो, फॉर्मूला मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल टी। तो हमारे पास आइस का मास है 5, ठीक है। आइस की स्पेसिफिक हीट होती है हमारे पास 0.5, राइट। टेम्परेचर का चेंज कितना है 10 डिग्री, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए? 25। तो 25 कैलोरीज तो देखो यहाँ चली गई, 200 कैलोरीज में 25 कैलोरीज तो यहाँ यूज हो गई है ना। स्टेप 1 भाई, पहली तो स्टेप 1 यही होगी आइस की। दूसरे स्टेप में देखो, आइस अब 0 डिग्री सेल्सियस से अब आइस कहाँ बढ़ेगी बताओ? पानी की तरफ। तो अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जाएगा, तो अब यहाँ पर लेटेंट हीट का यूज होगा। अब लेटेंट हीट निकालो कितनी लगेगी यहाँ पे, चलो कितना हीट रिक्वायर्ड है, लेटेंट हीट कितना है? माधव लेटेंट हीट बताओ कितनी आएगी? फॉर्मूला क्या होता है लेटेंट हीट का? एम इंटू एल, ठीक है। एम इंटू एल। मास कितना है आइस का? 10 ग्राम, 10 लिख दिया। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है? 80। तो देखो अभी अब कितनी आइस को कितना हीट चाहिए जब वो वाटर में चेंज हो जाए, फेज चेंज के लिए कितना चाहिए भाई? 800 कैलोरीज। क्या हमारे पास 800 कैलोरीज अवेलेबल है? टोटल हमारे पास कितनी कैलोरी है? 20। 20 में से 25 तो आइस ने क्या कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने पर इस्तेमाल कर लिया। अब तुम्हारे पास कितनी हीट बची? 175 कैलोरी बची ना सिर्फ, बोलो हाँ या ना? यस मैम। अब लेकिन उसको भाई देखो, पूरी आइस को चेंज होने के लिए अगर सॉरी 5 ग्राम आइस को वाटर में चेंज होने के लिए 800 कैलोरीज चाहिए। तो इसका मतलब पूरी जो आइस है वो वाटर में चेंज नहीं होगी, कुछ अमाउंट ऑफ आइस है जो किसमें चेंज हो जाएगी? वाटर में। तो वो मैम निकालो मास कि 10 ग्राम ले लिया है। हम्म? मैम 5 ग्राम लेना था ना मास लेटेंट हीट में। हाँ सॉरी, आइस का मास 5 आएगा, राइट राइट राइट। ये 400 हो गई है ना, बिल्कुल। तो हमें मतलब ये टोटल 400 कैलोरी। तो अभी भी अवेलेबल तो हमारे पास 175 है और चाहिए 400, है ना। तो इसका मतलब पूरा 5 ग्राम आइस पानी नहीं बन पाएगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ आइस है जो वाटर बनेगा। तो अब वही अगला सवाल है कि कितना अमाउंट ऑफ आइस है जो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? वही लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या? फेज चेंज के लिए लेटेंट हीट Q इक्वल्स टू देखो मास इनटू लेटेंट हीट। हमारे पास कितनी हीट अवेलेबल है? 175, तो यहाँ लिखेंगे 175। अब कितना मास चेंज होगा वही निकालना है। लेटेंट हीट कितनी होती है? 80। तो कितना मास चेंज हो जाएगा? 175/80, यानी वाटर में 10 ग्राम में 175/80 ऐड हो जाएगा और आइस में माइनस हो जाएगा। तो आइस का फाइनली कितना मास आएगा? 5 ग्राम माइनस 175/80, है ना। और वाटर में ये क्या हो जाएगा? ऐड। तो वाटर कितना हो जाएगा? 10 प्लस 175/80। और फाइनल टेम्परेचर कितना आया है? फाइनल टेम्परेचर कितना है? फाइनल टेम्परेचर कितना आया है? देखो फाइनल कितना आया टेम्परेचर। कहाँ पे आगे तुम्हारा रुक गया है सिस्टम? 0 डिग्री पे ना, बोलो। Yes, ma'am. अगर देखो ये जो 175 जो यहाँ पर जो ये वाटर ने जो हीट रिलीज करी है, ये 200 से मैं अगर बोल दूं, ये तुम्हारे पास अगर मैं अप्रोक्सीमेट लेके चलूं ये 800 आती, ठीक है। तब क्या होता? अगर ये 800 आती तो क्या होता?
तो देखो अभी वाटर आइस को वाटर तक बनने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए थी, 25 + 400 यानी 425, और उसके बाद भी तुम्हारे पास हीट बच जाती, 800 में से 425 माइनस कर दो फिर भी हीट बच जाती। अब उस हीट का क्या होता, अब सारा का सारा जो पानी है ना, वो वाटर सारा का सारा किस में जाता, उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता, ठीक है। तो वो कहीं 0 से 20 के बीच में आता फिर टेम्परेचर। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और करोगे ऐसा? मैम जैसे ये वाटर है, मतलब आइस अगर बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती तो वाटर भी जमना शुरू हो जाता। अगर देखो आइस अगर डोमिनेट करती, ठीक है, अगर आइस बहुत ज्यादा होती है ना, तो फिर वाटर को आइस अगर बहुत ज्यादा होती तो हमारा वाटर चेंज हो जाता है ना, ये होता क्वांटिटी। तो यही है हीट लॉस और हीट गेन, देखेंगे कि जो डोमिनेट करेगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पे डोमिनेट कौन सी हीट करी है, एब्जॉर्ब वाली, तो एब्जॉर्ब वाली ज्यादा है। समझ आया सभी को क्या करना है? नहीं आया तो बोलो, एक बार दोबारा समझाती हूँ। देखो क्या करना है, सबसे पहले हीट लॉस निकालो। हीट लॉस कौन करेगा, जो ज्यादा टेम्परेचर पे है, तो वाटर हीट लॉस करेगा। वाटर 20 डिग्री पे है, तो फाइनली पहली स्टेज क्या होगी भाई, पानी की 20 डिग्री से 0 डिग्री चला गया, ठीक है, तो कितना हीट लॉस करेगा, तो वो स्पेसिफिक हीट से निकाल लिया तुमने। उसके बाद अब आइस है, अब आइस का पहला स्टेप क्या होगा, ये हीट गेन करेगी। आइस का पहला स्टेप क्या होगा, पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनेगी, फिर वो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बनेगी। तो एक हीट तुम्हें यहाँ चाहिए, फिर सेकंड हीट तुम्हें यहाँ चाहिए, तो ये आई तुम्हारी 25 कैलोरीज और ये आई 400 कैलोरीज। बट जो हीट लॉस हुई थी ये हमारी सिर्फ और सिर्फ 200 कैलोरीज थी। तो हिसाब किताब कैसे चलेगा भाई, यानी 25 तो इसने ले ली, अब बची हमारे पास दूसरे प्रोसेस के लिए सिर्फ 175 कैलोरीज बची। तो मतलब सारी की सारी जो आइस है वो नहीं कन्वर्ट हो सकती वाटर में। तो बस अब कितनी हो सकती है वो, उसके लिए फिर Q = ml लगा दो, मास निकल जाएगा। Q अवेलेबल कितना है तुम्हारे पास, 175। तो यहाँ से सब तरीके के सवाल बन गए हैं, ऐसे भी पूछ लेंगे कितना इस हीट से कितना मास जो है कन्वर्ट हो सकता है, वो सब। क्लियर है? अब देखो हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इनको पढ़ते हैं। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन देखो क्या होते हैं। कंडक्शन में क्या होगा कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर कैसे होती है, किसी मटेरियल से होती है ना। हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम चाहिए होता है कंडक्शन में। तो जैसे अगर ये किसी चीज का ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है, तो हीट क्या करेगी, इस हैंडल के लास्ट पॉइंट तक भी हीट ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मटेरियल्स हैं इसके अगर थ्रू अगर हीट पास होती है तो वो होता है हमारा कंडक्शन। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन को किसी भी, बताओ, रेडिएशन को मटेरियल की आवश्यकता होती है क्या, किसी मीडियम की? नो मैम। हाँ, तो रेडिएशन क्या होगा, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी रेडिएशन में। कन्वेक्शन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, जैसे कि ये ज्यादातर कन्वेक्शन जो होता है ये लिक्विड्स में होता है। कैसे कि जैसे कि जो पास वाले मटेरियल्स हैं ये वार्म होते रहेंगे, ये वार्म होते रहेंगे, तो ये वार्म हो जाएंगे तो इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो और जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनकी डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी। तो जो ऊपर वाले ज्यादा डेंसर रहेंगे वो नीचे आ जाएंगे, और जो नीचे वाले वार्म हो गए हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो ऊपर चले जाएंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, कन्वेक्शन। ये ज्यादातर लिक्विड्स में देखा जाता है, ठीक है, लिक्विड्स में। तो लिक्विड जो होगा वो इस तरीके से गर्म होता है, किस प्रोसेस से, कन्वेक्शन की प्रोसेस से। अब कंडक्शन, इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच नाइदर द सोर्स इज मूव नॉर द रिसीवर बट द होल मीडियम इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ हीट। इसमें क्या होगा, ना तो
हीट सोर्स के पास जाएगी ना सोर्स हीट के पास आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो हीट ट्रांसफर होगी उसमें पूरा का पूरा मीडियम इन्वॉल्व होगा, वो होता है हमारा कंडक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, यहाँ के पार्टिकल्स पहले वार्म हुए, धीरे 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 करके ये एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी, हीट ट्रांसफर होता रहेगा, और ये यहाँ का जो टेम्परेचर है ये भी बढ़ने लगेगा इस पॉइंट का। पर अब देखो कंडक्शन में होता क्या है, कंडक्शन में क्या होगा, जो ये हीट ट्रांसफर है ना, ये एक स्टडी स्टेट आएगी, और इस स्टडी स्टेट में ये हीट ट्रांसफर कैसा हो जाएगा, अगर मैं बोलूं तो स्टडी स्टेट क्या होती है, पहले देखो वो समझो। मैम कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं, कांस्टेंट क्या होगा, वही तो बात है, कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट। देखो स्टडी स्टेट की बात करते हैं कि मान लो तुमने यहाँ से ये टेम्परेचर T2 पे है, ये टेम्परेचर T1 पे है, तुम यहाँ पर इसको हीट दिए जा रहे हो, तो स्टडी एट स्टडी स्टेट पे होगा क्या, देखो मान लो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बनाती हूँ, ठीक है, ये एक छोटा सा एरिया बनाया मैंने, अब मैं क्या बोल रही हूँ, इस छोटे से एरिया में से dt टाइम में ना dq हीट पास हो रही है, मतलब ये छोटा सा एरिया है, dt टाइम में मैंने माना कि इस एरिया से dq हीट पास हो गई, ठीक है, तो dt टाइम में कितनी हीट पास हो गई, dq, तो पर यूनिट टाइम में dq बाई dt हीट पास हो गई, ठीक है, 1 सेकेंड में। तो जो ये dq बाई जो dt हीट है ना, ये क्या रहता है स्टडी स्टेट में, ये कांस्टेंट हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, कि मतलब पर यूनिट एरिया से जो भी हीट पास होगी पर सेकंड में वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो एट स्टडी स्टेट, तो स्टडी स्टेट में dq बाई dt क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। और क्या होगा स्टडी स्टेट में, एक अब बात करते हैं हीट ग्रेडियंट की। जैसे कि क्या हीट ग्रेडियंट, देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब मान लो तुम्हारे पास यही वही रॉड का एग्जांपल लेते हैं, ये रॉड है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, ये टेम्परेचर कम है। अब होगा क्या, देखो ध्यान से, मान लो ये वाला T2 वाला टेम्परेचर ज्यादा है भाई, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो टेम्परेचर फ्लो जो हीट फ्लो होगा वो यहाँ से फ्लो होगा हीट का। अब देखो मान लो पहले मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर मेजर किया, फिर मैं यहाँ पर गई, मैंने यहाँ टेम्परेचर मेजर किया, ये डिस्टेंस मैं सेम लेके चल रही हूँ, ठीक है, डेल एक्स, फिर यहाँ पर आके मैंने टेम्परेचर मेजर किया, ये डिस्टेंस अभी भी डेल एक्स है, यहाँ पे थोड़ा आगे जाके डेल एक्स पर फिर टेम्परेचर मेजर करती हूँ, तो क्या देखने को मिला कि जो टेम्परेचर, गुड इवनिंग, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो कैसा है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, स्टडी स्टेट पे टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पर टेम्परेचर मेजर किया, तो मान लो यहाँ पर 100 डिग्री है, तो यहाँ पर मुझे 95 मिला, यहाँ पर 90 मिलेगा, और यहाँ पर 85, मतलब टेम्परेचर का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो भी कैसा हो जाएगा स्टडी फ्लो में, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखते हैं dt बाई dx इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो दो इक्वेशन है, एक तो dq बाई dt इक्वल्स टू कांस्टेंट, और एक dt बाई dx इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा अब एक जरा मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पर मैंने ये इतना एरिया कट किया, मान लो ये छोटू एरिया है A1, अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ से बड़ा एरिया कट कर देती हूँ, ये A2 बड़ा एरिया कट कर दिया, क्या अब ये dq बाई dt अभी भी सेम ही रहेगा, भाई अगर बड़ा एरिया होगा तो हीट ज्यादा पास करेगी ना, बोलो, अगर एरिया बढ़ा देंगे तो हीट ज्यादा पास करेगी कि नहीं करेगी, एरिया बढ़ाने से क्या होगा, हम्म, मैम हीट ज्यादा पास होगा। देखो अभी हमने क्या बोला है, देखो dq बाई dt कांस्टेंट है, ठीक है, और dt बाई dx भी कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकती हूँ ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो मेरा जो हीट जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो पास हो रहा है पर्टिकुलर एरिया से, मैं मान लेती हूँ वो किसके प्रोपोर्शनल है, dt बाई dx, ठीक है, dt बाई dx के, और dq बाई dt और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के, मतलब जो ये हीट जो पर यूनिट टाइम
पर यूनिट एरिया से जो क्रॉस हो रही है वो किस किस के प्रोपोर्शनल आई, एक तो एरिया के प्रोपोर्शनल आई, दूसरा dt बाई डी एक्स यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये dt बाई डी एक्स क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये जो ये हीट पास हो रही है ये इन दोनों के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन लिखती हूँ तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, देखो यहाँ पर तुम्हें नहीं समझ में आएगा, पहले यहाँ पे समझो। देखो क्या इक्वेशन बनेगी, dq by dt is directly proportional to area and dt by dx। dt by dx टेम्परेचर कांस्टेंट, dq by dt क्या था, हीट कांस्टेंट है ना, कि पर्टिकुलर यूनिट टाइम पर पर्टिकुलर एरिया से कितनी हीट पास करेगी वो कांस्टेंट रहेगा। तो एरिया और टेम्परेचर ग्रेडियंट पे ये प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना पड़ेगा, तो देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के क्या लगाते हैं, dq by dt इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के k लगाते हैं। k कौन सा कॉफिशिएंट है बताएगा कोई, हाँ k कौन सा कॉफिशिएंट है, k इज कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कौन सा है, ये थर्मल कंडक्टिविटी का कॉफिशिएंट है, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, k इज द कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये इक्वेशन निकल के आई है, dq by dt यानी चेंज इन द हीट, dq by dt इक्वल्स टू ka, a is the area, dt is the temperature, x is the change in the distance। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, dq by dt को और क्या बोल सकते हैं, ये dq by dt क्या है, हीट का फ्लो है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मान लो चार्ज के उसमें बताओ, चार्ज के फॉर्म में भी तो क्या होता था, एक छोटा सा एरिया कट करते थे, अब देखते थे कि इस dt टाइम में कितना चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है, और वो क्या बन जाता था, करंट बन जाता था ना, आई, भाई इस पर्टिकुलर एरिया से पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो करके जाएगा वो मेरा करंट हो जाता था। तो आई इक्वल्स टू ई बाई टी कर देते थे। यहाँ पर क्या फ्लो कर रही है, हीट फ्लो कर रही है, तो ये हीट फ्लो कर रही है तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, थर्मल करंट। देखो dq बाई dt को मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, IT। IT क्या है, थर्मल करंट, ठीक है, IT इज द थर्मल करंट। तो इसको ऐसे लिख लो, IT इक्वल्स टू देखो KA dt बाय dx। अब इसको ना जो वो करंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो करंट था उससे एक बार कंपेयर करो, वो किसके बराबर होता था, I इक्वल्स टू डेल वी बाय आर। भाई वहां पर जो करंट फ्लो होता था वो किसके ग्रेडियंट की वजह से फ्लो होता था, वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से। भाई वोल्टेज का डिफरेंस है तभी करंट फ्लो होगा, हाँ या ना, राइट। Yes, क्या ma'am. सुन बैठे हो सारे जने, हाँ या ना भी नहीं बोल रहे। वहां पर जब करंट फ्लो होता था तो पोटेंशियल का डिफरेंस रहता था तब कर, यहाँ पर हीट फ्लो हो रही है क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस है, ठीक है। तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो हुई, जिसकी वजह से हमने उसको क्या नाम दिया कि ये कौन सा करंट है, ये थर्मल करंट है, ठीक है, ऐसे बोल दिया। अब देखो कंपेयर करो, ये dt ये dv हो गया। यहाँ पर अगर मैं थर्मल रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस बच्चों मुझे बताओ क्या बन जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस क्या बनेगा बताओ मुझे, यहाँ से चेक करके जरा। देखो dt बाय आर, ये होगा dt यानी टेम्परेचर अपॉन आर थर्मल रेजिस्टेंस, ये तो IT बनेगा। देखो इससे कंपेयर करो तो रेजिस्टेंस क्या बन गया भाई, dx, अच्छा RTH है ना, 1 बाय में लिखा है तो क्या बनेगा, dx अपॉन के ए, ये बनेगा ना। देखो dx इक्वल्स टू के ए, तो ये क्या आया है मेरा, थर्मल रेजिस्टेंस। कंपेयर कर लियो ना, कंपेयर कर लो तुम, ये क्या बना, थर्मल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू dx बाय के ए। क्लियर है इतना, ये क्या है मेरा थर्मल रेजिस्टेंस, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस, और ये कौन सा करंट है, हीट करंट, हीट करंट और थर्मल रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तब पता चलेगा इसका यूज क्या है। ये दो जो चीजें लिखवाई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इतना क्लियर है, 2 पॉइंट कैसे याद रखोगे, dq बाई dt, समझो dq बाई dt मेरा ये करंट है IT,
हीट करंट किस किस के बराबर रहेगा? टेम्परेचर का डिफरेंस है dt बाई dx और एरिया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। कांस्टेंट हटा के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट कोई बताएगा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट्स एंड डायमेंशंस के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसआई यूनिट क्या बनेगी भाई? करंट इसका क्या बनेगा? डी क्यू बाई डी टी का। डी क्यू क्या है भाई? हीट, तो किस में आएगी? जूल्स में। ये पर सेकेंड है ना, और ये एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। देखो ये एरिया मीटर स्क्वायर और ये डीएक्स, तो एक कट गया तो ये मीटर बचा। देखो क्या बनेगा यहाँ पे, देखो डी क्यू बाई डी टी, ये डीएक्स यहाँ चला गया, ये ए यहाँ आ गया और डी टी यहाँ आ गया, ये तुम्हारा के। डी क्यू का क्या बना? जूल। डी टी का क्या बना? जूल। और ये डीएक्स, ये इसका ये अपॉन में एरिया, तो ये कितना बनेगा? जूल सेकेंड इनवर्स है ना, और ये डीएक्स और ये मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर एक एरिया का नीचे बचेगा, ये हो गया मीटर इनवर्स। और ये टेम्परेचर dt, ये क्या बन जाएगा? केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो ये इसकी एसआई यूनिट है, जूल इनवर्स। ये जो डी क्यू बाई डी टी है ना, ये क्या है? ये टाइम है कि पर यूनिट टाइम में कितना हीट उस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होगा, ये टाइम है। ठीक है, बोलो क्लियर है? यूनिट यस सर। जूल सेकेंड इनवर्स, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स, तो यहां से निकाल लोगे। अब डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल लोगे अगर आएगा तो आसानी से, अगर ये याद है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी आसानी से निकाल लोगे। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे। बाकी ये रहा, देखो एट स्टडी स्टेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट करंट इज कांस्टेंट, तो हीट करंट कांस्टेंट हो जाएगा, यानी डी क्यू बाई डी टी इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है। आई क्यू इक्वल्स टू के ए डेल टी बाई डेल एक्स, ये हम डिराइव कर चुके हैं कि कैसे आया है। के इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना खुद से। सॉल्व करो इसको। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि a rod is placed between the two heat temperatures having temperature T1 and T2. If the rod has length this and area is this, thermal conductivity is this, then find the thermal resistance and thermal current. करिए find।
कितना आंसर है भाई? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, थर्मल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, यहाँ से देखो। dx अपॉन के ए, है ना? फॉर्मूला क्या है? dx अपॉन के ए। तो यहाँ पे वही तुम्हें यूज करना है। करो। यहाँ पे dx कितना है? लेंथ कितनी है रॉड की? 10 मीटर। के तुम्हें गिवन है 8 इंटू 10⁻³ देखो, 10/8 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया कितना है 2। ये कितना बना देखो, 5/8 इंटू 10⁻³ तो कितने में चेंज हो जाएगा ये? 5/8। उसके बाद थर्मल करंट। तो थर्मल करंट कितना निकाला था हमने? IT इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, राइट? और DT कितना है? टेम्परेचर चेंज 100 डिग्री। तो 100/5/8 इंटू 10⁻³। ये क्या आ जाएगा आपका? IT आ जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन बताओ किसका कितना आ रहा है? पढ़ना नहीं है क्या आज? मैम डी ऑप्शन। ये आ रहा है। मैम बी होगा ना? ना डी है ना बी है भाई। मैम ए ऑप्शन आ रहा है मेरा तो। हाँ, ए ऑप्शन है। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस पे थोड़ी देर में आएंगे, इस वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, क्या कह रहा है कि दो रॉड्स हैं जिनकी लेंथ L1 है, कोफिशिएंट K1 एंड एरिया A। इन दोनों को क्या कर दिया देखो, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो रिजल्टेंट पूछा है कि R इक्विवेलेंट क्या होगा। ये देखो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ से आने वाले क्वेश्चन में। तो जैसे रेजिस्टेंस से कंपेयर कर लो, जैसे मान लो मैं दो रेजिस्टेंस लेती हूँ, इन दो रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया इस तरीके से, तो अब मैं पूछती हूँ कि R इक्विवेलेंट कितना बनेगा। ठीक है, के इक्विवेलेंट यानी रेजिस्टिविटी का इक्विवेलेंट, वहां रेजिस्टिविटी थी, यहाँ कंडक्टिविटी है, ये याद रखना, यहाँ है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये रो इक्विवेलेंट कितना बनेगा, और दूसरा है कि टेम्परेचर, सॉरी करंट कितना आएगा IT। तो कैसे कर सकते हैं?
तो देखो ऐसे में क्या करना है, ध्यान रखो। पहले तो ये देखना पड़ेगा यहाँ पर भी सीरीज और पैरेलल का, कि ये दो जब हमने ये ऐड की है दोनों रॉड्स, तो ये जो इक्विवेलेंट बना है आर, देखो रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल, तो ये सीरीज में बना है कि पैरेलल में, तो कैसे पता चलेगा? देखो वहां पर सीरीज में हम लोग क्या देखते थे, पोटेंशियल, कि भाई अगर पोटेंशियल सेम है तो पैरेलल है ना। यहाँ पर क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर। देखो यहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग होगा, राइट, यहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग है, यहाँ का अलग है, तो ये किस में है, रॉड, बोलो सीरीज में है कि पैरेलल में है? बोलो भैया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था तो पैरेलल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग है तो सीरीज। यहाँ वहां पर पोटेंशियल था, यहाँ पर टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर हर पॉइंट का क्या है, अलग है ना। तो ये जो दो रॉड ऐड करी गई हैं ये किसमें है, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे भाई, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2। फॉर्मूला क्या था देखो, हाँ बोलो, dx इक्वल्स टू KA, ये फॉर्मूला था ना आर थर्मल का। ये Yes, आर ma'am. रेजिस्टेंस तो तुम्हें याद रखना है, dx इक्वल्स टू KA। अच्छा, तो R1 का मुझे, R1 की लेंथ कितनी है भाई, L1, L1 लिख दिया, और इसका कोफिशिएंट K1 है। एरिया देखो इसका A है तो एरिया A आया। R2 लेंथ L2 हो गई, इसका कोफिशिएंट K2 हो गया, एरिया इसका A है, A लिख दिया। ठीक है, अब इक्विवेलेंट का देखो, आप पूरे सिस्टम का आर इक्विवेलेंट का लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? कैसे लिखें? लेंथ इक्विवेलेंट, L1 plus L2. लेंथ इक्विवेलेंट, वेरी गुड, के इक्विवेलेंट और एरिया Area इक्विवेलेंट, same. ठीक है बस। अब देखो लेंथ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, L1 प्लस L2। के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, नहीं मालूम, वो तो हमें निकालना है, ठीक है। एरिया, एरिया बताओ भाई, रॉड का क्या एरिया चेंज होगा, इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। अगर ये पूरी रॉड में एक रॉड बना दूं जिसका लेंथ L1 प्लस L2 है, एरिया कितना रहेगा, ए ही रहेगा ना, एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ, तो एरिया इज ए। बोलो क्लियर? अब ये कितना बचा, L1 K1A प्लस L2 K2A, तो ए से ए कैंसिल, तो यहाँ से देखो के इक्विवेलेंट निकल आया पहली बात तो के इक्विवेलेंट कितना आया, कितना बनाओ ये, K1 K2 K1 K2, वहां चला जाएगा ये L1 प्लस L2 है ना, और ये K1 L2 प्लस K2 L1, ये क्या आया देखो, के इक्विवेलेंट आ गया ना। बोलो, ये है के इक्विवेलेंट, कब है ये, जो हमने रॉड्स को किस में लगाया है, सीरीज में, ठीक है। और अगर इनकी लेंथ बराबर हो जाती है L1 इक्वल्स टू L2, तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, कितना बनेगा, K1 K2 2L, और ये कितना बन जाएगा, K1 प्लस K2, L को बाहर कॉमन ले लेते हैं, L से L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा के इक्विवेलेंट। ध्यान क्या रखना था कि सीरीज और पैरेलल का पता कैसे चलेगा, तो सीरीज का पता सेम वही लगाएंगे कि वहां पर पोटेंशियल है, यहाँ पे टेम्परेचर है, पता लगा लिया, उसके बाद एरिया इक्विवेलेंट। तो देखो सीरीज में एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो ये सीरीज में कोई एरिया में चेंज नहीं आया, तो बस ये। अब एक काम करो, आर इक्विवेलेंट निकाल, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, के इक्विवेलेंट तो आ गया, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे भाई, ये था आर इक्विवेलेंट है ना, ये था आर इक्विवेलेंट, इतना, दिस इज आर इक्विवेलेंट। आईटी कैसे निकालोगे, आईटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन आर थर्मल रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर में चेंज देखो T2 T1 है, तो ये कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस जो तुमने निकाला है, इसकी वैल्यू रख दो, ये आ जाएगी। क्लियर है? यस मैम।
अब Yes, एक काम ma'am. करो, पैरेलल में निकालो, चलो पैरेलल में निकाल के बताओ, मतलब पैरेलल में कैसे, ऐसे एक काम करो, जैसे कि मेरे पास ये एक, मैम एक बार स्क्रीन पीछे करना। ये लो, ओके मैम, डन। मतलब ये जब भी तुम्हें रॉड में पूछे ना टेम्परेचर और ये, तो तुम्हें बस अपना रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट याद कर लेना है, फॉर्मूले ये याद रख लो, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के फॉर्मूले क्या है, करंट का फॉर्मूला ये याद रख लो, बाकी कॉन्सेप्ट वही यूज करने। अब देखो क्वेश्चन, मान लो मेरे पास ये टेम्परेचर T2 है, ये वाला टेम्परेचर T1 है, ठीक है, और T2 इज ग्रेटर देन T1 है। अब देखो मैंने ना दो रॉड को ऐसे ज्वाइन किया है, इस रॉड की लेंथ L1, कोफिशिएंट K1, एरिया इज A, ठीक है, दूसरी रॉड को यहाँ पर अटैच कर दिया है ऐसे, ठीक है, इसका लेंथ L2, कोफिशिएंट K2 एंड एरिया इज A, ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये सीरीज है कि पैरेलल है, बताओ, इज इट सीरीज और पैरेलल? Parallel. हाँ देखो, इस पॉइंट का टेम्परेचर, ए पॉइंट का टेम्परेचर कितना है T2, और ये जो बी पॉइंट है इसका टेम्परेचर T1, मतलब दोनों सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे हैं सारे पॉइंट, है ना, तो ये किस पे है, पैरेलल में है, तो वही तुम्हें यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है। अब ये पैरेलल में है, तो मुझे इसका के इक्विवेलेंट फाइंड करके बता दो फटाफट, चलो के इक्विवेलेंट फाइंड कर दो इसका। कैसे करेंगे अब? लेंथ सेम है। हाँ नहीं, लेंथ हाँ पैरेलल में तो सेम ही रहेगी ना, L1 L, अलग अलग लेंथ से नहीं होगा क्या? हम्म, चेक करने दो एक सेकंड। हाँ लेंथ सेम हो जाएगी ना, दोनों अगर बराबर में, लेंथ सेम ले लो, करो। K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन में A1 प्लस A2। एक सेकंड, देखो इसमें लेंथ अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ठीक है, सेम लेंथ के लिए कितना आ रहा है, सेम लेंथ के लिए के इक्विवेलेंट कितना है? हम K1 A1 एरिया तो एरिया तो मैंने सेम रखा है, देखो। अच्छा एरिया सेम, तो हम K1 प्लस K2 अपॉन 2। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, एक तो पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। आर का फॉर्मूला क्या होता है, x/Ka, है ना, ये फॉर्मूला है। तो देखो 1/R1, तो ये लेंथ अगर मान लो अलग अलग नहीं है तो अलग अलग लेके करोगे तो L1, R कितना हो जाए, ये K कितना है K1, एरिया कितना है A, प्लस L2 K2, एरिया कितना हो जाएगा A। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट, L इक्विवेलेंट तो L ही रहेगा, ठीक है, के इक्विवेलेंट फाइंड करना है, के इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा लेंथ भी हमने अलग अलग लेके चली है ना, लेंथ सेम लेके चलते हैं, चलो सेम लेंथ लेके चलते हैं, तो L हो गया। अब ये बात आई एरिया, इक्विवेलेंट एरिया कितना बन जाएगा, देखो इसका एरिया A है, इसका एरिया A है, जब कंबाइन कर देंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, इन दोनों का ऐड हो जाएगा ना एरिया, तो यहाँ पर एरिया चेंज हो जाएगा,
देखो पहले ये एरिया था, अब तुमने एक और एरिया ऐड कर दिया, तो अब एरिया क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो एरिया अब ऐड करके लिखोगे, अगर अलग अलग होता है तो लिखते A1 + A2, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए। तो एरिया इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, 2a, ठीक है। देखो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये के इक्विवेलेंट कितना आ गया तुम्हारा, K1 + K2/2, ठीक है। क्लियर है इतना, Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। बोलो। लेंथ आप जो पहले बोल रहे थे कि लेंथ डिफरेंट लेके पॉसिबल है, वो हो सकता है मैम? अगर लेंथ अलग अलग लेंगे तो एल इक्विवेलेंट हमारे पास नहीं निकल के आएगा, है ना। लेंथ इक्विवेलेंट या तो उनका एवरेज लेना पड़ेगा फिर लेंथ का, ओके सेम मैम। ही, हाँ सेम ही लेंथ मिलेगी, जहां तक अलग अलग तो नहीं मिल सकती पैरेलल में सेम लेंथ ही होगी। अब देखो ये वाला, अब दूसरे तरीके के क्या क्वेश्चन आएंगे कि जंक्शन का टेम्परेचर पूछेगा, कि मतलब ये टेम्परेचर T2 से कनेक्टेड है एक रॉड का एंड एक T1 से कनेक्टेड है, तो इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा वो बता दो, है ना। एक इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जंक्शन का टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पर भी सेम कैसे निकालेंगे, जैसे करंट निकालते थे ना जंक्शन पे, जैसे करंट निकालते थे या पोटेंशियल जैसे पोटेंशियल निकालते थे कि इसका पोटेंशियल कितना होगा वो बताओ, तो ऐसे ही यहाँ का क्वेश्चन है। तो वहां पर कैसे करते थे बताओ जरा, कैसे करते थे। सीरीज में क्या होता है, करंट बराबर होता है ना हर पॉइंट पे, बोलो। हर पॉइंट में सीरीज में क्या बराबर होता है, करंट आई, और आई टी किसके बराबर है, dt अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। ये चेंज इन टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस, ये मेरा फॉर्मूला है आईटी का। तो इस पॉइंट का आईटी, इस पॉइंट का आईटी और इस पॉइंट का आईटी तो सेम ही रहने वाला है। इस पॉइंट का मैं टेम्परेचर मान लेती हूँ टी है, इसका T2 है और इसका T1 है, तो कैसे लिखेंगे देखो, T2 माइनस इस पॉइंट का टेम्परेचर लेट कर लो T है, लिख दिया। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, भाई फर्स्ट रॉड का रेजिस्टेंस कितना है, या नहीं है तो मान लेते हैं ये R1 है, सॉरी ये R2 है, ये R1 है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस हो गया ये R2 इक्वल्स टू, इसका रेजिस्टेंस अब कितना होगा देखो, करंट टेम्परेचर डिफरेंस, तो T माइनस T1 अपॉन रेजिस्टेंस इसका मान लिया है R1, ठीक है। अब ये हो गया। अब रेजिस्टेंस कैसे लिख सकते हो, आगे देखो रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे, सॉल्व करो। T2 माइनस T, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बोलो, लेंथ अपॉन कोफिशिएंट इनटू एरिया इक्वल्स टू T माइनस T1 लेंथ अपॉन कोफिशिएंट इनटू एरिया। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो यहाँ से T का टेम्परेचर निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास, ये सॉल्व कर लोगे T टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो एकदम आइडियोलॉजी जो लगानी है वो करंट रेजिस्टेंस वाली लगानी है, फॉर्मूले ये वाले यूज करना है। तो वहां पे भी हम जब पोटेंशियल निकालते थे किसी पॉइंट का, तो लेट कर लेते थे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, वहां पे क्या होता था, करंट जो रहेगा सीरीज में सेम रहेगा, तो करंट क्या कर लिया देखो, या वहां पे होता था इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट जंक्शन पे, है ना। जंक्शन पे इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट बराबर करते थे, तो यहाँ पे भी देखो यही मान लो कि दोनों तरफ का जो करंट है वो बराबर है, इस वाली रॉड का भी करंट जो रहेगा बराबर रहेगा, यानी रेजिस्टेंस इस वाली रॉड का जो करंट रहेगा वो भी बराबर रहेगा। तो इस तरीके से इन दोनों के करंट को बराबर कर दिया, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, टेम्परेचर निकल के आएगा जंक्शन। ठीक है बच्चों, Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये इसमें सवाल पढ़ लो क्या है। दो प्लेट्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी गिवन है, सेम सरफेस एरिया है, सेम थिकनेस है,
ठीक है। एंड दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट अलोंग द सरफेस, तो अलोंग द सरफेस कॉन्टेक्ट में रखे हुए, मतलब सीरीज में है कि पैरेलल, अलोंग द सरफेस, along the surface. If the temperature of the outer surfaces of A and B are kept, अब देखो आउटर सरफेसेस का जो टेम्परेचर है A एंड B का, यानी ऊपर का A है, उसके बिलो क्या है B, उनका आउटर से उसका टेम्परेचर 100 है और उसका 0 डिग्री सेल्सियस है, देन द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, यानी बीच में जब जहां पर वो कांटेक्ट बनाएंगे उनका जो टेम्परेचर है वो कितना आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये इतने ट्राई कर लो, ठीक है। अगली क्लास में देखो एक ये क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू है 2022 का, ये 23 का, तो ये 2 पीवाईक्यूज हैं, एक बार सॉल्व कर लेना इनको। अगली क्लास में थोड़ा सा रेडिएशंस के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, जो भी लॉज है हमारे, स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ, वो पढ़ेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन मैं अभी पीपीटी जस्ट ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, अगर टाइम मिले तो ये 2 क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। 15 मिनट का टाइम है ना अभी तो दूसरी क्लास में, तो सॉल्व कर लेना ये क्वेश्चन, एक बार ट्राई करना, ठीक है भाई। ओके मैम, Yes, ma'am. थैंक यू मैम। ओके, ओके हाँ मुझे पता है आज का थोड़ा सा नया, गुड नाइट, आज का थोड़ा सा नया नया हो गया होगा ना, तो थोड़ा दिक्कत आई होगी, है ना, ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. Don't worry.